नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस टॉपिक का नाम है स्ट्रेटजी फॉर कंप्रीहेंशन। चूंकि पिछले साल 2023 के प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 84,000 लोग ही मात्र पेपर 2 में क्वालिफाई कर पाए थे आउट ऑफ 6 लाख। इसकी प्रमुख वजह रहा था कि कंप्रीहेंशन को ठीक ढंग से हल नहीं कर पाना, क्योंकि मैथ रीजनिंग हर बच्चे के लिए बनाना संभव नहीं होता है और वो मान के चलते हैं कि हम कंप्रीहेंशन के ही भरोसे जाएंगे। तो इसलिए और पिछले बार के पेपर में करीब 28 क्वेश्चन जो है कंप्रीहेंशन से पूछे गए थे। तो इस आधार पर कंप्रीहेंशन का पार्ट जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम लोग इसी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इससे पहले एक संक्षेप में आपको जानकारी दे दें कि हमने एक जीएस का पूरा सेट बनाया है 100 क्वेश्चंस का। ये आपको यूनि विकास टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो वहां से डाउनलोड करके इसे हल कर सकते हैं। चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखें कंप्रीहेंशन है क्या। तो कंप्रीहेंशन का अर्थ होता है समझ या बोध। समझ या बोध का अर्थ क्या होता है, मतलब किसी चीज को आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपकी समझ किस प्रकार की विकसित हुई है, इसे ही हम कंप्रीहेंशन करेंगे। मान लीजिए एक कहानी पढ़ रहे हैं, तो कहानी पढ़ने के दौरान वो क्या कहना चाह रहा, उसके मुख्य पात्र क्या है, उसकी भावना क्या है, इन सब मुद्दों को अगर हम कहानी पढ़ने के दौरान समझ पा रहे हैं तो यही एक कंप्रीहेंशन है। दूसरे शब्दों में देख ले, कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ में कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं और कुछ थीम होते हैं, भावना होते हैं। अगर उन चीजों को हम पढ़ते हुए अगर ठीक ढंग से समझ जाए तो यही कंप्रीहेंशन है। अब देखें तो यूपीएससी में जो पूछे जाने वाले कंप्रीहेंशन है उसमें से उसकी प्रकृति जो होती है अधिकांशतः देखा गया है तो शिक्षा के क्षेत्र से पूछा जाता है, मनोविज्ञान के क्षेत्र से पूछा जाता है, दर्शन के क्षेत्र से पूछा जाता है, इतिहास से, राजनीतिक विज्ञान से, पर्यावरण से, अर्थशास्त्र, सूचना तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि से कंप्रीहेंशन पूछे जाते हैं। अब समस्या आता है कि ये विभिन्न प्रकार के टॉपिक आपके पास आ गया पेपर में, आपको इससे हल करना है। तो हल करने के लिए आप क्या बेहतर रणनीति अपनाएं कि कम से कम समय में हम पेपर को हल कर पाए। तो सबसे पहले चयन की बात आती है। जब पेपर मिले आपको एग्जामिनेशन हॉल में तो सबसे पहले आप देखें कि कौन सा टॉपिक हमारे फेवरेट का है। जैसे किसी की पकड़ शिक्षा पे होती है तो सबसे पहले वो शिक्षा वाला टॉपिक से कंप्रीहेंशन को बनाना आरंभ का चयन करें, ताकि अपने इंटरेस्ट का चीज को जब आप हल कर रहे होंगे तो उसमें आपकी पकड़ बनेगी। जहां एक कंप्रीहेंशन पे आप पकड़ बना लिए तो सेकेंड कंप्रीहेंशन जब आप पढ़ना आरंभ करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कम समय लगेगा और आप बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे। तो इसलिए चयन जो करें कंप्रीहेंशन का तो सबसे पहले अपने रुचि वाले विषय को चयन करें। जैसे किन्हीं का इतिहास और प्रश्न है, मान लीजिए इतिहास के फील्ड से कंप्रीहेंशन पूछ दिया यूपीएससी ने, तो इतिहास वाले लड़के के लिए वो आसान हो जाएगा और वो जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उनको पढ़ते पढ़ते आधा हल ऐसे ही उसको अंदाज लग जाएगा कि उस अभ्यर्थी को कि इसमें ये आंसर होना चाहिए। तो इस तरह से आपकी समय भी बचेगी और आप तरीके से हल कर ले जाएंगे। ठीक है। दूसरा, एक समस्या आती है बच्चों में कि कंप्रीहेंशन को पढ़ा कैसे जाए। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले प्रश्न कंप्रीहेंशन देखे, पहले उसके प्रश्न को पढ़े, तब
कंप्रिहेंशन को तेजी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे का या कुछ अभ्यर्थी यह करते हैं कि पहले कंप्रिहेंशन को तीव्र गति से पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका आंसर पढ़ते हैं, फिर कंप्रिहेंशन पे जाते हैं और फिर उसका आंसर ढूंढते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा टाइम लगता है। और कुछ अभ्यर्थियों क्या करते हैं कि पहले कंप्रिहेंशन को, पूरे टॉपिक को पहले एकदम धैर्य पूर्वक पढ़ते हैं और कुछ मार्क आउट करते जाते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं में, और फिर जो है प्रश्न को पढ़ते हैं और एक बार में टिक लगा के निकल जाते हैं। तो इसमें आप किस लेवल पे सहज है, ज्यादा बेहतर तरीके से आप अपने अप्रोच से काम कीजिएगा। हमें लगता है बेहतर यही है कि कंप्रिहेंशन को थोड़ा सा टाइम देके धैर्य पूर्वक पढ़िए, क्योंकि आपको मात्र 26 क्वेश्चन करना है। या मान लीजिए सेफ जोन में आते हैं तो टारगेट लेके चलिए 35, जिसमें से 28 जो है कंप्रिहेंशन के आते हैं। तो 28 में से अगर इधर हम 25 भी निकाल लेते हैं या 24-23 निकाल लेते हैं तो भी हम 35 अगर हल करते हैं ढंग से तो हम सेफ जोन में आ जाएंगे। तो उसके और हमारे पास एक क्वेश्चन आउट ऑफ 80 क्वेश्चन के लिए हमारे पास 120 मिनट उपलब्ध है। तो 120 मिनट में हर क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट का टाइम, मान लीजिए 1.4 का टाइम रहता है, क्योंकि बबल करने में भी 10 मिनट लग ही जाता है। तो इतना समय हमारे पास है। अगर हम एक शॉर्ट वाले कंप्रिहेंशन जो हमारे पकड़ का है उसको अगर हम लोग पहले हल करते हैं तो वो हमें एक कंसंट्रेशन देगा, धैर्य देगा, और इस आधार पे हम तेजी से हल करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जब एक पे पकड़ बन जाएगी तो दूसरा कंप्रिहेंशन हल करने में आपको और सहूलियत होगा। फिर है कंप्रिहेंशन को समझने के लिए विषय वस्तु पर बेहतर समझ होने की आवश्यकता है। जैसे इतिहास के फील्ड से अगर कंप्रिहेंशन पूछा, जैसे अभी पिछले वर्ष एक कंप्रिहेंशन जो आया था हाथी के संदर्भ में आया था और वो पर्यावरण से था। अगर आप की स्टोन के बारे में जान रहे हैं, जैव विविधता को बनाने में की स्टोन एक हाथी का महत्व है, ठीक है। तो अगर ये वर्ड जान रहे हैं, इस पे अगर क्लियरिटी है तो आप आराम से कंप्रिहेंशन के उत्तर को सटीक रूप से निकाल ले जाएंगे। तो यहाँ पर आपका समझ, किसी विषय वस्तु पे समझ बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर गहराई से आपने अध्ययन किया है, पकड़ है, तो आप कंप्रिहेंशन को आसान ढंग से निकाल जाएंगे। ये भी समझिए, जीएस जब पढ़ रहे हैं तो उसमें समझ विकसित कीजिए। जब समझ विकसित कीजिएगा तो कॉम्प्रिहेंशन भी आसान होते चला जाएगा। ढंग से उसको तैयार कीजिए जीएस को। उसके बाद है पिछले साल 2023 में कॉम्प्रिहेंशन में पूर्व अवधारणा यानी एजम्पशन या रिफ्लेक्स आदि के प्रश्न काफी पूछे गए थे। तो पूर्व अवधारणा का मतलब क्या होता है? जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा सेंस लग जाएगा कि इसमें यह होना चाहिए या इसमें ये नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जब आपको फीलिंग आए, भावना आए, तो इस टाइप से जो भावना आ रहा है उसे हम लोग एजम्पशन या कल्पना या पूर्व अवधारणा बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न पिछले ईयर के पेपर में काफी पूछे गए हैं पूर्व अवधारणा पे। तो हम इसे एक उदाहरण से अगले पार्ट में हम लोग इसको चर्चा करेंगे। फिर है प्रतिबिंब, रिफ्लेक्ट क्या होता है? जैसे फिजिक्स में सन रे आया, एक अभिलंब से टकराया और रिफ्लेक्ट कर गया, जैसे आया था उसी तरह से रिफ्लेक्ट कर गया। जब आप कंप्रिहेंशन को पढ़ रहे हैं तो आपके मेमोरी में कुछ गया, कुछ जाने के बाद आउटपुट निकला, तो आउटपुट क्या निकलना चाहिए? एकदम सटीक। मान लीजिए एक कहानी पढ़े या एक टॉपिक पढ़े, टॉपिक से जो भी इनपुट गया, इनपुट तभी बेहतर जाएगा जब आप जितना कंट्रोल वे में और सहज ढंग से और धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे उतना ही तेजी से इनपुट जाएगा और उसी टाइप का आपको एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट होके उत्तर ढूंढने में आसानी होंगे। कुछ कंप्रिहेंशन का नेचर यह भी होता है कि उसमें
कुछ वर्ड दिए ही नहीं रहते हैं और उसे एजम्प्ट करके, एज्यूम करके उसके करीब हमें उत्तर को जाना होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कंप्रिहेंशन में कुछ मेंशन ही नहीं है लेकिन वो उत्तर में मेंशन है, लेकिन हम क्या होते हैं उस आधार पे हम लोग उसी चीज पे हम लोग चले जाते हैं जो हमारा गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कहीं कहीं गलत फॉल्स भी स्टेटमेंट आपको दिया रहता है, उससे उसको भी ध्यान में रखना है कि हम कहीं फॉल्स में तो ना पढ़ रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली कंप्रिहेंशन जब पढ़ते हैं तो उसका उत्तर जो है अंतिम के 3-4 पैरा जो रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, छोटे या बड़े में। ठीक है, जब पहला का ऊपर का फर्स्ट का 3-4 लाइन और लास्ट का 3-4 लाइन कंप्रिहेंशन का जो काफी महत्वपूर्ण होता है, इसी से आपको सहायता मिलेगा आपको उत्तर को ढूंढने में। आगे हम कुछ उदाहरण चर्चा करते हैं। चलिए एक उदाहरण से हम परिच्छेद को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक उदाहरण हमारे पास आया है जो 2023 के पेपर में पूछा गया है। क्या है? उच्च गुणवत्ता की विद्यालय शिक्षा के लाभ तभी प्राप्त होते हैं जब विद्यार्थी शिक्षा पूरी करके गेटवे कौशल प्राप्त करने के उपरांत विद्यालय छोड़ते हैं। जैसे कोई दौड़ने से पहले चलना सीखता है, उसी तरह कोई आधारभूत कौशल प्राप्त करने के बाद उच्चतर कौशल को प्राप्त करता है। मतलब उच्चतर कौशल तभी प्राप्त कर पाएंगे आप जब पहले चलना ढंग से सीख लेंगे, ये कहने का तात्पर्य है। उसके बाद कहा जाता है ज्ञान अर्थव्यवस्था। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है तो आप इसको टिक कर दीजिए। ज्ञान अर्थव्यवस्था के आगमन से नई चुनौतियां सामने आई है। अब ज्ञान अर्थव्यवस्था क्या होता है? नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक। अगर आपके पास नॉलेज है, टेक्निकली रूप से आप साउंड है, तो ही आपको क्या होगा, आप विश्व में उन्नति कर सकते हैं। ज्ञान अर्थव्यवस्था के आगमन से नई चुनौतियां सामने आई है और अशिक्षित कार्यबल रखने के दुष्परिणामों में से यह एक है कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर चलने में असक्षम होंगे। अगर मेरा कार्यबल ही अक्षम है, मतलब जो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा, तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कंपटीशन कैसे कर पाएंगे, ये कहने का ये अर्थ है। और विश्व में हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। फिर है प्राथमिक स्तर पर सशक्त अधिगमन की बुनियादी बनाए बिना उच्चतर शिक्षा या कौशल में कोई उन्नति नहीं है। मतलब आप प्राथमिक स्तर को अगर अच्छे ढंग से विकास नहीं करेंगे, शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, बुनियाद बनाए बिना, मतलब बुनियाद आपका फाउंडेशन ही, जमीन ही मजबूत नहीं होगा तो फिर आप उस पर बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, ये कहने का तात्पर्य है। अब इस परिच्छेद में मर्म को सर्वोत्तम सा कौन सा प्रतिबिंब करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन था। पहला था विश्व व्यक्ति बनने के लिए भारत को सार्वभौमिक गुणवत्ता। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा में निवेश करने की आवश्यकता है, सजेशन कर रहा। दूसरा कह रहा भारत एक विश्व व्यक्ति में नहीं बन सकता क्योंकि ज्ञान अर्थव्यवस्था पर ना तो ध्यान दे रहा, ना ही उसे संवर्धित कर रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है स्टेटमेंट में कि भारत की ओर से कुछ किया नहीं जा रहा, ऐसा कहीं नहीं है। तो इस ऑप्शन को हम सीधे कट कर देंगे। हमारी शिक्षा प्रणाली उच्चतर शिक्षा के दौरान कौशल प्रदान करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ ये लाइन इसको कट कर रहा कि प्राथमिक शिक्षा पर सशक्त अधिगमन की बुनियाद बनाए बिना उच्चतर शिक्षा का कौशल विकास में कोई नहीं, ये लाइन सीधे से सीधे कट कर रहा। तो ये भी ऑप्शन खत्म। उसके बाद है विद्यालयों के अनेक बच्चों के माता पिता निरक्षर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं, ये भी ऑप्शन खत्म। तो नीचे ए छोड़ के बाकी 3 ऑप्शन क्या हो रहा, खत्म हो रहा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई है। और इसमें ये बात जरूर की है, हम विश्व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था आएगा और विश्व में हम तभी सक्षम होंगे, आगे बढ़ सकते हैं या विश्व शक्ति बन सकते हैं जब हम अपने सार्वभौमिक मतलब हो गया नीचे से, यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, तीनों को अगर लेके चलेंगे, तीनों पे अगर हम ध्यान देंगे तो हम एक विश्व शक्ति बनने की और अग्रसर होंगे। इस प्रकार से हम लोग जब
कंप्रिहेंशन को पढ़ेंगे तो ध्यान से हम पढ़ के बाद जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है उस पे एक दूसरे को जोड़ते हुए हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर से एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।